तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच थोड़ी राहत भरी खबर है। शुक्रवार और शनिवार के मुकाबले रविवार को तकरीबन 2500 केसेस कम आए, जबकि रविवार को जांच का आंकड़ा बेहतर आया जो लगभग 2,30,000 था। वहीं प्रदेश में पहली बार एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3,97,70,573 लोगों की जांच हो चुकी है। इसमें अब तक कुल 3,86,83,948 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। इन्फेक्शन नीचे आ रहा है और रिकवरी बढ़ रही है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हम बहुत तेजी से विजय की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आंकड़ों का सहारा लिया है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 35,614 नए मामले और ये 38,055 थी पिछले दिन। डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इससे स्पष्ट है कि इन्फेक्शन नीचे आ रहा है और रिकवरी बढ़ रही है। ये मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट। विजय की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी उनका दावा है। तो मुख्यमंत्री योगी ने यह ट्वीट करके बताया है कि, और आंकड़ों के सहारे बताया उन्होंने कि कैसे इन्फेक्शन जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं और रिकवरी बेहतर दिखाई दे रही है पिछले 24 घंटे के मुकाबले में। और ये इस बात का सबूत है कि हम कोरोना के खिलाफ युद्ध में विजय की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए जमीन के हालात देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने विजय की घोषणा की है, लेकिन क्या शहरों में जमीन पर कोरोना से विजय के संकेत मिल रहे हैं? ये बताने के लिए विवेक त्रिपाठी लखनऊ से, नीतीश पांडे वाराणसी से, नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक के पास चलते हैं। लखनऊ जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है सेकेंड वेव में, दूसरी लहर में, और जहां सबसे ज्यादा तांडव दिखाया है कोरोना के स्लीपिंग वायरस ने। विवेक, क्या दिखाई दिया आपको पिछले 24 घंटों में लखनऊ में? पहले हम प्रदेश की बात कर लें, आपका थोड़ा समय चाहेंगे कि कल नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 जो टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष वीके पॉल ने क्या कहा है, ये आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। वीके पॉल ने कहा है कि 30 अप्रैल तक, यानी आज से 5-6 दिन बाद, कोरोना चरम पे होगा लखनऊ में और यूपी में। यहाँ पर यूपी में जो उन्होंने आंकड़े बताए हैं वो डराने वाले हैं। उनका कहना है कि 1,19,604 केस, मतलब उनका आकलन देखिए क्या आकलन है, 1,19,604 केस सामने आएंगे 30 अप्रैल को, और रोज 16,752 ऑक्सीजन से लैस आइसोलेशन बेड की कमी होगी, 3,061 आईसीयू बेड की कमी होगी और 1,500 के आसपास वेंटिलेटर की कमी होगी। ये जो आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये मुख्यमंत्री के दावों को किस तरह से वो करेंगे, ये मतलब ये समझ ही में नहीं आ रहा कि ये दावे, ये आंकड़े कहाँ से आए। हालांकि जो रिकवरी रेट है यूपी का वो बहुत तेजी से बढ़ा है। 15 अप्रैल को मैं बता दूं आपको, रिकवरी रेट जो था वो 19% था और आज यानी बीते 24 घंटे में रिकवरी रेट 71% पहुंच चुका है। ये सुखद खबर है, अच्छी खबर है। इस बीच जो दावे किए हैं मुख्यमंत्री ने, उसके आधार पे नीचे काम भी हो रहा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता हुई है, बेड की उपलब्धता हुई है, लेकिन जो बीते 48 घंटों के दौरान जो लॉकडाउन था, लोग घरों में कैद थे, उससे थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन आज सोमवार को लॉकडाउन खुल चुका है, लोग फिर से एक बार सड़कों पे हैं और हम इस समय हजरतगंज चौराहे पर खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों का मूवमेंट उसी तरह से शुरू हो चुका है, गाड़ियां चल रही हैं। अभी एक दिन पहले आपने देखा होगा इसी विधानसभा मार्ग पर बैरिकेटिंग थी, लेकिन इस समय बैरिकेटिंग हट गई है और मूवमेंट चल रहा है। ये थोड़ी देर में मार्केट खुल जाएंगे सारे, तो ये जो संक्रमण का खतरा है ये फिर बढ़ेगा। और आंकड़े जो, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आंकड़े कम हुए हैं, तो ये आंकड़े आज फिर बढ़ेंगे, कल फिर बढ़ेंगे। और नीति आयोग का तो कहना ही है कि 1,19,604 मामले आपके सामने 30 अप्रैल को आएंगे और ये लगातार बढ़ते रहेंगे। 15 मई तक चरम पर होगा यूपी में कोरोना का संक्रमण, और जो यूपी है वो देश का हॉट स्पॉट बन जाएगा। ये चिंताजनक खबर है। इसको लेकर अभी जो टीम 11 की बैठक होनी है उसमें यही चर्चा होगी कि 15 मई तक जो कहा है नीति आयोग ने, जो उनका आकलन है, क्योंकि
टास्क फोर्स कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं वीके पॉल। तो उन्होंने जो कहा है, जो चिंता जताई है, उन्होंने किस आधार पर यह आकलन किया है, इस पर अभी चर्चा होगी। हालांकि सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और अस्पतालों से लेकर ऑक्सीजन से लेकर दवाओं, रेमडेसिविर की जो बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार उस बाबत विवेक निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन ये जो नीति आयोग के चेयरमैन का जो आपने आंकड़ा बताया है, उनके द्वारा दिया गया, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। और आप कह रहे हैं कि आज टीम 11 की मीटिंग में इस पर चर्चा भी होगी। देखेंगे, हम जरूर अपडेट लेंगे आपसे कि उसमें क्या हुआ है। हम चलेंगे वाराणसी, नीतीश पांडे के पास। वाराणसी से क्या खबर है नीतीश? क्या वहां पर हालात पिछले 24 घंटों में थोड़े बेहतर हुए? राजेंद्र जी, अगर हालात की बात करें तो जो वीकेंड लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं उससे आंकड़े जो हैं वो कम होते दिखाई दिए हैं। लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन खुलेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तीसरी बात अगर कर लें प्रशासनिक तैयारियों की, तो बनारस में अभी भी बेड की कमी है। इसके साथ ऑक्सीजन की प्रचुरता नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चल रही है। इसके साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर कभी उपलब्ध हो जाता है, कभी उपलब्ध नहीं होता। प्रशासन में आपस में ही गैप है। राजेंद्र जी, आपको बता दें कि जिलाधिकारी कोई और प्रेस रिलीज जारी करवाते हैं और सीएमओ को उसका पता ही नहीं होता है। ऐसी बातें भी सामने आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि आज जब लोग निकलेंगे, भारी भीड़ होगी, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, तो स्थिति क्या हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त हम गिलट बाजार क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कल ये तस्वीरें, परसों और कल अगर बता दें तो 2 दिनों में, परसों जो स्थिति थी वो ऐसी ही थी, कल जो था वो लॉकडाउन, जो वीकेंड लॉकडाउन है, उसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन आज आपको भीड़ दिखाई देगी, दुकानें खुलेंगी और लोगों की भीड़ ये मानने को तैयार नहीं होगी कि कोरोना जैसी कोई चीज है। और ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। जी राजेंद्र जी। बिल्कुल नीतीश, आपने बहुत चिंता की बात बताई कि जिलाधिकारी दवाओं को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर निर्देश जारी करते हैं और उसका पता ही सीएमओ को नहीं होता वाराणसी के। ये जरूर ये बहुत गंभीर बात है और मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं अधिकारियों को, उसके ठीक उलट जान पड़ते हैं, बिल्कुल उलट सुनाई पड़ रहे हैं। और इससे तो स्थितियां नहीं संभलेंगी अगर ये रवैया रहा तो प्रशासन का। हम चलेंगे आगरा, नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आगरा से क्या तस्वीर आपको मिली है पिछले 24 घंटों की? क्या कुछ स्थितियां बेहतर हैं या वही की वही हैं? देखिए, अगर राजेंद्र आंकड़ों की बात की जाए तो कल 437 केसेज आए हैं और पिछले कई दिनों से जो केसेज आ रहे थे वो 500 से ऊपर आ रहे थे। तो थोड़ा ये रिलीफ अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उसके हिसाब से कहा जा सकता है। अब लॉकडाउन खुल चुका है, कई सारे लोग बड़ी संख्या में अपना वहाँ टेस्ट कराने जाएंगे और टेस्ट का फिर से आंकड़े बढ़ेंगे, ऐसा मुझे संभव होता प्रतीत नज़र आ रहा है। अब बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो आगरा में इस समय भयंकर ऑक्सीजन क्राइसिस है। भले ही मोदी नगर हो, रुड़की हो, वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तमाम ऑक्सीजन प्लांटों पर ऐसे भीड़ नज़र आ रही है जैसे कोई मेला नज़र आ रहा है। पुलिस को लाठियाँ तक चलानी पड़ रही है, पुलिस फोर्स तैनात करना पड़ रहा है। और आगरा के कई सारे अस्पतालों, अभी भी मोबाइल पर 2 अलग अलग अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर के मैसेजेस पड़े हुए हैं जो हमसे गुहार लगा रहे हैं ताकि प्रशासन जो इस समय पूरी तरह से कहा जाए सप्लाई नहीं दे पा रहा है या बात सुनना नहीं चाहना चाह रहा है, वो लोग हमारे ज़रिए अपनी बात कहना चाह रहे हैं। वहाँ 1-1 घंटे 2-2 घंटे का बैकअप है, कहीं 15 पेशेंट है, कहीं 50 पेशेंट है, कहीं 20 पेशेंट हैं जो आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। तो आप समझ सकते हैं कल पूरा दिन इसी जद्दोजहद में रहा कि किसी हॉस्पिटल से किसी बड़ी अनहोनी की खबर ना आ जाए। और एबीपी गंगा ने जिस हॉस्पिटल की खबर चलाई और जो कमियाँ बताई, वहाँ प्रशासन एक्टिव हुआ और लोगों की जान बची। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय बहुत ही टाइट सिचुएशन चल रही है। लोगों को प्राणवायु की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सपोर्ट थोड़ा भी अगर हल्का हुआ, कम हुआ, ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो सिर्फ जो सांसों की डोर है तुरंत थम जाएगी। और ऐसे में आगरा शहर इस समय ज़बरदस्त तरीके से ऑक्सीजन क्राइसिस से जूझ रहा है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। एक वेंटिलेटर के लिए मानो आप ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बड़ी जंग लड़ रहे हैं, ना पहचान काम आ रही, ना पैसा काम आ रहा। कुल मिला के इस समय वो स्थिति बनी हुई है। और आगरा में पूरी तरह से कहा जाए, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है जो हॉस्पिटल्स वाले हैं, संचालक हैं,
18,000 रुपये मैक्सिमम NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल 18,000 से ज़्यादा एक दिन का चार्ज नहीं कर सकते L3 कैटेगरी के पेशेंट के लिए, लेकिन 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए लोग अपने पेशेंट का इलाज कराने में खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके जो प्रियजन हैं, स्वजन हैं, वो बच नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भयावह स्थिति है नितिन, स्थिति कैसी है। ये तो लेकिन बहुत ही उम्मीद भयावह, तो कायम है। बहुत परेशान करने वाली बात आप बता रहे हैं नितिन। आप कह रहे हैं कि 18,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके बाद भी उनसे बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, उनको स्वस्थ भी कई मामलों में नहीं किया जा पा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या गुजर रही होगी ऐसे मरीजों पर और उनके परिजनों पर। और आपकी बात से जाहिर हो गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं आगरा की, उनमें कोई सुधार नहीं आया है, उनमें मुख्यमंत्री के निर्देश का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। विवेक, नितिन और नीतीश लखनऊ, वाराणसी और आगरा से रिपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर मेरठ से। वहां के थाना टीपी नगर क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल के KMC में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया जब हॉस्पिटल प्रशासन ने तीमारदारों से मरीजों को शिफ्ट करने के लिए कह दिया। आनन फानन में एडमिट मरीजों के तीमारदार हॉस्पिटल पहुंचने लगे। जैसे तैसे प्राइवेट वाहनों से इक्का दुक्का तीमारदार सिलेंडर लेकर पहुंचे। प्रशासनिक अमले को सूचना मिली तो सिटी मजिस्ट्रेट के साथ CMO अखिलेश मोहन भी हॉस्पिटल पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद मेडिकल कॉलेज से ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया, जिससे तीमारदारों की जान में जान आई, जबकि हॉस्पिटल में एडमिट तकरीबन 160 मरीजों की जान ऑक्सीजन न होने के कारण अटक गई। वहीं मेरठ जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन किया था। इसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले प्रबंध किया जाए, लेकिन इस आदेश के बावजूद जिलाधिकारी के आदेश को ताक पर रखकर प्रशासनिक अमला वहां पर काम कर रहा है। ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस हो गई थी, लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ सिलेंडर्स यहाँ पे दिलवा दिए हैं फिलहाल टेम्परेरीली, और इनको हिदायत दी गई है कि उसको ऑक्सीजन को हिसाब से इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें। तो मेरे को लगता है कि सुबह 7-8 बजे तक के लिए इनफ ऑक्सीजन है, अगर ये ठीक से इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर से। वहां पर मानवता शर्मसार हुई। कलयुगी बेटे ने बीमार मां को घर से बाहर निकाल दिया। बीमार होने के बाद घर से बेटे को निकाला, बेटे ने अपनी मां को निकाल दिया। बीमार मां को बाद में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान इस दुखियारी मां की मौत हो गई। उस मां की जिसे उसके बेटे ने ही घर से बाहर निकाल दिया और उसे भर्ती कराया पुलिस ने। पुलिस यहां पर प्रशंसा की पात्र, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात है कि मां की मौत हुई, उसे बचाया नहीं जा सका। थाना चकेरी का एक मामला है जिसमें एक महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा था जो एक बीमार हालत में अपने घर के सामने पड़ी हुई थी। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चकेरी पुलिस द्वारा इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह महिला बीमार है गंभीर रूप से, और इसके पुत्रों ने इसको अपने घर के बाहर निकाल दिया है और ये सड़क पे चादर ओढ़ के लेटी हुई थी। तत्काल पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर इसको उसरा अस्पताल में भर्ती करवाया। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस महिला की वहाँ पर डॉक्टरों के तमाम प्रयास के बावजूद भी मौत हो गई। हम लोग जो इसके पुत्र हैं उसके खिलाफ विधिक धाराओं में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का रण है आज 20 जिलों में पिछले 1 घंटे से वोटिंग चल रही है। कोरोना के संकट के बावजूद वोटर्स में गजब का उत्साह दिख रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में वोटर्स खड़े हुए हैं। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। बीस जिलों में गांव की सरकार बनाने के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। यह तीसरे चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का। हमीरपुर चलते हैं और जानते हैं हमीरपुर जिले में किस तरह से मतदान हो रहा है तीसरे चरण का। और ये बताने के लिए विकास पुरवार हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा कनेक्ट है। विकास, हमीरपुर में आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या देखा आपने पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त में, कैसे वोटिंग हो रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल राजन जी, आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस समय सुमेरपुर विकास खंड के कलौली तीर
मतदान केंद्र पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह है। लोग अपने अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई थी। जो सिपाही हैं वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते दिख रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जो हैं एकदम से कुछ ज्यादा लोग संख्या में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भीड़ जैसा माहौल हो जाता है, लेकिन यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लोग लगातार लोगों को यहाँ पे समझा रहे हैं और उनको लगातार सैनिटाइज करा रहे हैं। उसके बाद में मतदान के लिए अंदर भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है पीठासीन अधिकारी भी है, वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बार बार की मास्क लगा करके आइए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद मतदान कीजिए। तो बड़ी चुनौती है इस बार कोरोना महामारी में कि लोगों को समझाना भी है, लोगों को जागरूक भी करना है और मतदान परसेंटेज भी बढ़ाना है। हालांकि लोगों में थोड़ा सा उत्साह की बात की जाए तो अभी तक काफी लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन कुछ न कुछ ग्रामीणों में थोड़ा दहशत का माहौल है कि कोरोना को लेकर के, जिस कारण से लोग कम घर से निकल रहे हैं। हालांकि अभी उम्मीद है कि कुछ ही देर में ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फुल पालन हो रहा है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ नए वोटर भी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस मुद्दों को लेकर के वो लोग चुनाव के लिए आए हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ वोटिंग करने आए? हम चुनाव में इसलिए कि जो हमारे गांव के प्रधान है तो ताकि हम उनको अच्छा चुनाव देंगे तो आगे के लिए वो हमारे कार्य भी कर सकते हैं। विकास कार्य के लिए आगे के लिए उनकी क्या सोच है, इसलिए हम वोट डालने आए कि हमारे गांव को भी अच्छा स्वच्छ रखें। और देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी है और साथ में विकास के लिए जो हमेशा मुद्दा रहता है ग्रामीण इलाकों में, बिजली, पानी, सड़क, जो मेन मुद्दे रहते हैं उनके लिए लोग यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास। आपने दिखाया वोटर्स में ज़बरदस्त उत्साह है। कुछ वहाँ पे ऐसा भी दिखा कि कई लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसका उस तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन इस बात को नोटिस में लेगा और जो कोरोना प्रोटोकॉल है बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र उसका पालन करवाएगा, सख्ती से पालन करवाएगा और लोग भी जागरूक होंगे।